हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका अंकित चौधरी और ये वीडियो जो लोग CSIR नेट के लिए जो वीडियो देख रहे थे या फिर IIT जैम के लिए जो वीडियो देख रहे थे उनके लिए नहीं है, तो आप कंप्लीट इस वीडियो को ना देखें, ठीक है। आज हम हमारे कॉलेज कोर्सेज के जो वीडियो है उसका डेमो वीडियो स्टार्ट किए हैं। तो आपको पता है जो भी इंफॉर्मेशन थी इस बैच की वो मैंने फेसबुक पे लाइव सेशन के अंदर आपको बता दी थी, ठीक है। तो आज BSc वालों के लिए ये पहला वीडियो है और आपको पता है कि जो BSc सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट थे उनको BSc थर्ड ईयर में प्रोविजनल प्रमोट कर दिया गया है। अभी तक प्रोविजनल है, बाकी जो होगा मे बी जो मेरे अकॉर्डिंग जहां तक है वो 101% आप प्रमोट हो चुके हो। तो कंप्लीट रूप से आप थर्ड ईयर की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो आज अपन अपने ही दौर के अंदर चलेंगे, ठीक है। देखो, आप अभी समय t=0 स्थिति पर हैं। कहां पे हैं? t=0 स्थिति, आपकी जो पोजीशन है उस t=0 पे, ठीक है। आप फाइनल ईयर में पहुंच चुके हो, अभी तक आप पढ़ते आए हो, क्या पढ़ा है कैसा नहीं पढ़ा है। कुछ स्टूडेंट के बैक चल रहे हैं, कुछ स्टूडेंट के परसेंटेज कम चल रहे हैं। याद रखना BSc के दो नियम है। BSc के अंदर आपको या तो दोनों चीजें, BSc के अंदर आपको दोनों चीज आगे बढ़ना है तो दोनों चीज चाहिए, नॉलेज प्लस परसेंटेज, ठीक है ना। गांव में आजकल बताते हैं तो परसेंटेजों में क्या होता है कि जैसे आपने बता दिए 52, 58, तो उनमें क्या होता है आजकल नेगेटिविटी जाने लग गई है हर चीज के अंदर। तो परसेंटेज का भी रोल अपनी लाइफ के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको परसेंटेज भी इंक्रीज करने होंगे, साथ साथ आपको यदि ये जो लाइन है आपकी BSc की, ये लाइन काफी लंबी है, या तो फिर आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जाओ किसी भी फील्ड के अंदर, या फिर आप यदि इस लाइन के अंदर जाते हैं तो आपको MSc करना है, उसके बाद B.Ed करना है, या फिर आपको CSIR नेट का एग्जाम देना है, उसके बाद PhD है, उसके बाद भी काफी अपने रूल्स हैं। तो आपको ये लाइन है काफी लंबी है। तो इस लाइन को या तो आप अभी से ही गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी स्टार्ट कर दो साथ साथ में, या फिर आपको यदि इसी लाइन के अंदर जाना है, आपको BSc की लाइन के अंदर आगे जाना है, तो आप अपने सब्जेक्ट के अंदर यानी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपको कमांड करनी होगी, यानी उस सब्जेक्ट को आपको ऐसा करना होगा कि आप उसके अंदर कहीं भी बैठो तो ऐसा नहीं है कि मुझे सब्जेक्ट का कुछ आता नहीं है। कहीं भी आपको खड़ा कर दिया जाए तो आप बोलने के लिए लगातार तैयार रहें। जैसे मशीन होती है ना, लाइट आई बटन लगाया ऑन हुआ, वैसे ही आप किसी के सामने खड़े हो तो आप उस सब्जेक्ट के बारे में अच्छे से आप बोल सको, ये आपके लिए जरूरी है, ठीक है ना। और BSc के अंदर क्या होता है कि बच्चे लास्ट में पढ़ते हैं, 5 ईयर पढ़ते हैं। आजकल वैसा पैटर्न चेंज हो गया है राजस्थान यूनिवर्सिटी का। आपने देखे होंगे इस साल के जो पेपर हैं वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड इन वर्ड में नहीं बोल सकता मैं, उन पेपर को जो थ्योरी है उसकी जो पूछने का जो तरीका है उसने वो तरीका चेंज कर दिया है, वो तरीका थोड़ा सा अच्छा कर दिया है। मतलब बोले तो ऐसे नहीं है कि 5 साल से उठाया और कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे दिया, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या किया गया है, अच्छा किया गया है। और ये जो काम हो रहे हैं, क्योंकि अभी जो ज्वाइनिंग हुई है नई सारी डिपार्टमेंट के अंदर वो नई है मोस्टली, तो इसलिए वो नया वेरिएशन चाहते हैं, इन्वायरमेंट चेंज होने पे है। तो इसलिए जो सारी जो टॉपिक्स हैं वो सारे आपको पढ़ने, ऐसे नहीं कि कहीं से उठा के क्या पढ़ लिया। प्लस नॉलेज आपको मिल जाएगा, सेकंड बात ये हुई। उसके साथ साथ आपको एक चीज और जरूरत पड़ेगी, आपको एक सिस्टमेटिक वे के अंदर नोट्स चाहिए, क्योंकि आपको नोट्स है आप लिख क्या रहे हो। BSc के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि आपको नॉलेज के साथ साथ आपका जो रिटन वर्क है वो आपका ऐसा होना चाहिए कि अगला इंप्रेस हो, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 1000 कॉपियों में से टीचर आपकी ही कॉपी को पर्टिकुलर चेक कर रहा है तो वो एक एक वर्ड देख के चेक करेगा। उसको वर्ड देखने के लिए नहीं, उसको क्या चाहिएगा कि फर्स्ट ऑफ आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो कैसा है। एक वर्ड भी सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। तो आपकी जो जहां से रिटन वर्क स्टार्ट होता है वो आपका जो वर्क है वो कैसा किया हुआ है, उस पे भी आपके जो नंबर है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि ये जरूरी है कि जो आपका रिटन वर्क है
वो ऐसा हो कि अगला जो भी कॉपी चेक कर रहा है उसका जो इंप्रेशन है वो अच्छा आए। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी और ये ध्यान में रखें। ठीक है, आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना बीएससी पार्ट 3 का। ठीक है, सारी डिटेल मैंने फेसबुक लाइव सेशन में बता दी थी, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करने हैं, कहां रजिस्ट्रेशन करने हैं। जिसको ये इंफॉर्मेशन नहीं है वो मेरे नंबर पे कांटेक्ट करे, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हुए। कुछ भी आपको समझ में नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में डाल दें। ठीक है, सेकंड और लास्ट बात कि जो भी बच्चे मेरे से पुराने पिछले साल जो बैचेस निकले हैं वो बैच वाले भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो पहले इस बात को मेरे को बताएं कि जो मैंने पीछे पढ़ाया है और जो मैं आज पढ़ा रहा हूं वही ग्रंथ क्या मैं दोहरा रहा हूं या फिर उन्हीं ग्रंथों के अंदर मैं कुछ अलग परिवर्तन किया है। ठीक है, क्योंकि देखो यदि परिवर्तन नहीं किया, परिवर्तन मांगता है हर चीज, तो परिवर्तन यदि मैंने किया है तो आप मुझे जरूर बताएं कि हाँ सर पीछे से कुछ चेंज है, ताकि मैं और कुछ जो वेरिएशन है मुझे करना है बीएससी के अंदर, यानी कुछ परिवर्तन करना है तो मैं करूंगा। सेकंड बात, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आज, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, एक चीज देखो, आपको फ्री में भी मिल जाएंगे बहुत सी जगह, मैं नहीं बोल रहा कहीं से। याद रखना कहां तक आपको कंप्लीट होता है, बीच में छोड़ोगे तो फिर से दूसरा टीचर पढ़ाएगा, उसका जो टीचिंग का जो वे होता है वो कुछ चेंज होता है। तो पहले बोल रहा हूं जिसको भी रजिस्ट्रेशन करने हैं वो 28 से लेकर आप 1 से पहले कर दें। 1 तारीख से लाइव क्लासेस स्टार्ट होते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा आपका। जैसे कि आप ये मान लो आप सामने ही बैठे हैं, कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है ना, कुछ भी आप पूछ सकते हैं, बोल के पूछ सकते हैं। स्पीक जो आप बोलोगे तब मेरे तक सुनाई देगा, मैं आपको यहाँ पे क्या करूंगा उसको डिस्क्राइब कर दूंगा, यानी बता दूंगा। क्लियर है? हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोई भी आपके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। कंप्लीट नोट्स हिंदी में लिखवाए जाएंगे, कंप्लीट नोट्स इंग्लिश में लिखवाए जाएंगे, सिस्टमेटिक वे से लिखवाए जाएंगे। उसके साथ साथ आपका जैसे ही क्वेश्चन खत्म होता है या कोई टॉपिक खत्म होता है, उस टॉपिक पे कितने क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, कितने शेखावाटी यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, और उन क्वेश्चन का कितना पार्ट आगे इंपॉर्टेंट है, या फिर उन टॉपिक में से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं यहां लिखवा दूंगा। तो आपको कहीं 5 ईयर खरीदने की जरूरत नहीं। चेक कर लेना किसी अपने साथी से लेकर 5 ईयर, वो कि वो मिलेंगे आपको सारे। ठीक है, तो जयपुर की तो आपको याद आ रही होगी। तो आज सुबह सुबह मैंने ही ऐसे ही आरजे कार्तिक का जो फेसबुक पेज है वो ऐसे ही मैंने विजिट कर लिया, कि मोटिवेशनल जो स्टोरी डालते हैं आरजे कार्तिक, उसी के लिए तो याद आ गई आपके लिए। तो देखो आज स्टार्ट करते हैं, उसमें मैं बताता हूं आपको स्टोरी। ठीक है ना, स्टोरी भी सुनाई जाएगी आपको डेली। तो उसके लिए पहले मैं आपको यहां से आज स्टार्ट करते हैं अपन मोस्टली। ठीक है, फर्स्ट वीडियो है अपनी एक अलग से नोटबुक। मैं जब लाइव क्लासेस स्टार्ट करूंगा 1 तारीख से, तो यहीं से आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। पहले बोल रहा हूं, मैंने ऐसे नहीं है कि उठा के मैं वापिस यहीं से रिवाइज करवा रहा हूं। जो भी बच्चा इसको देख रहा है, ये आज से और 28 तारीख तक आपको जितनी भी क्लासेज हैं वो YouTube पे मिलेंगी। उसके बाद इसी प्लेटफॉर्म से आपको लाइव क्लासेज में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, पेमेंट का ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा। जो बच्चा पेमेंट करेगा उसको लाइव सेशन के अंदर आपको ऐड कर दिया जाएगा, नहीं तो आप जैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट जहां से भी आपको मिलता है आप ले सकते हैं। ठीक है, बात सारी क्लियर हो चुकी है। आप डेमो लें, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन, 8 दिन का डेमो है कंप्लीट। आप 8 दिन डेमो ले सकते हैं। मोस्टली जो फर्स्ट यूनिट है क्वांटम मैकेनिक्स का वो कंप्लीट हो जाएगा इस सेशन के अंदर। ठीक है, चलो तो आ जाओ भाई साहब। बीएससी पार्ट 3 आपके लिए एक नई जर्नी, आप एक नए दौर के अंदर आ चुके हो, और नए दौर के अंदर जब जाते हैं तो कुछ चीजें नई देखने के लिए मिलती हैं आपको। ठीक है, कुछ चीजें नई देखने के लिए मिलती है। वहीं पे आपके जो फिजिक्स के 3 पेपर आपको देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट मिलेगा आपको क्वांटम मैकेनिक्स। आपने नाम अभी सुना होगा, पर आपने क्या है छोटी क्लासों में जब थे आप, तब आपने एक नाम सुना होगा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का जो हिंदी वर्ड है वो है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी का मतलब क्या हुआ? आधुनिक वर्ड का मतलब है जो अभी की जो फिजिक्स है उसी के बारे में मैं बताऊंगा किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ क्वांटम मैकेनिक्स का, और ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, यानी जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स का जो विकास हुआ था यानी उद्गम हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। ठीक है, पर फर्स्ट ऑफ आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अपने को
अपने जो सब्जेक्ट हैं उसके अंदर जो पेपर हैं वो कौन कौन से हैं, उनका वेटेज क्या है, और वो पेपर किस तरीके से आपको है, कौन सा थ्योरेटिकल पेपर है, कौन सा मैथमेटिकल पेपर है ना। जैसे आपने बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक पढ़ते आए हो ना, वो कंप्लीटली मैथमेटिकल थे पेपर फिजिक्स के, यानी 2 + 2 = 4। उसके अंदर कहीं फिजिक्स नहीं थी, बहुत रेयर चांस में फिजिक्स आती थी बीएससी के अंदर। इससे अच्छा तो 11th 12th की फिजिक्स होती है, ठीक है ना। तो अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे थे वो क्या पढ़ते आ रहे थे, 2 + 2 = 4। कहीं पे भी फिजिक्स का मतलब नहीं था, ठीक है ना। हाँ 11th 12th में जरूर बताया जाता था कि सर्कस में एक हाथी होता है, वो एक टेबल के ऊपर खड़ा हो जाता है, फिर भी वो टेबल नहीं टूटती है, ठीक है ना। हाँ वहां फिजिक्स आती है। हाँ जी भाई साहब, क्यों नहीं टूट रही, ठीक है। आपने कुछ फेसबुक पे ऐसा देखा होगा, कुछ बाबा होते हैं वो किलो पे सोए हुए रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बाबा में कोई अद्भुत शक्ति आई हुई है। वो क्या होता है आपको पता है, फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो आप जिसका एरिया कम कर दो, बाबा अपने आप नीचे गिर जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा कोई चमत्कार नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये कोई दिव्य शक्ति थी बाबा के पास या कुछ ऐसा नहीं था। ये किसका रोल है, कहीं ना कहीं फिजिक्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो इससे अच्छा 11th 12th में फिजिक्स थी। अब जो रियल में जो फिजिक्स है वो आप पढ़ोगे यहां बीएससी थर्ड ईयर के अंदर, बीएससी पार्ट 3 के अंदर जो कंप्लीट जो फिजिक्स है वो शानदार फिजिक्स है। और ये मान के चलो आप कि इस फिजिक्स के अंदर आपको मोस्टली पार्ट कंप्लीट मिल जाएगा, यानी ये थ्योरेटिकल फिजिक्स है, इसमें सीखने भी मजा आएगा, इसमें मैथमेटिकल वे में भी बताया जाएगा कि किस तरीके से फॉर्म आई है, क्यों आई है, कहां से आई है, ठीक है। चलो, तो आपके बीएससी पार्ट में 3rd में 3 पेपर लगेंगे। फर्स्ट पेपर लगेगा क्वांटम मैकेनिक्स, जिसको बोलते हैं कण भौतिकी, ठीक है ना। अब कण भौतिकी मैंने क्यों वर्ड यूज लिया है इसको भी आगे डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। देखो ऐसा नहीं है कि 2-4 चीजें सीख ली उससे कुछ नहीं होगा। याद करना तभी होगा जब आपको उसकी बारे में पता होगा, ठीक है ना। जिस तरीके से गर्लफ्रेंड की बातें याद रहती है ना आपको, उसी तरीके से यदि कोई टीचर यहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करेगा तो वो चीजें याद रहेंगी, ठीक है ना। वो ज्यादा याद रहती है वैसे आपको, है ना। तो देखो फर्स्ट पेपर आपका क्वांटम मैकेनिक्स, सेकंड पेपर आपका न्यूक्लियर फिजिक्स जिसको बोलते हैं नाभिकीय भौतिकी। ये पूरा का पूरा पेपर थ्योरेटिकल पेपर है, पूरी की पूरा जो आपका पेपर होगा इसके अंदर एक यूनिट कुछ अलग ही है आपकी, जिसको बोलते हैं पार्टिकल फिजिक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। वो आगे बताएंगे आपको किस तरीके से। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मात्र 3 घंटे की वो यूनिट है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा मार्क्स उसी में आते हैं। लास्ट आपका जो पेपर है वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी आपका क्या है, थोड़ा मैथमेटिकली पेपर है, ठीक है ना। फर्स्ट तो आप जो 11th 12th में जो आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो क्रिस्टोग्राफी वो है। बाकी जो आपका जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स वाला पेपर है वो थोड़ा मैथमेटिकली है, ये थोड़ा क्या है थ्योरेटिकल है। क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरेटिकल प्लस आपका मैथमेटिकल कंप्लीटली पेपर है। इसमें आपको एक नया दौर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो चलो, क्वांटम यांत्रिकी एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी ये आपका पेपर है और आज से स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। क्वांटम यांत्रिकी एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंग्लिश वाले भी अच्छे से आपकी जो नोटबुक नई बन रही है उसके अंदर ऊपर ही ऊपर चिपका दो इसको, ठीक है ना। सेम वर्डिंग के साथ चिपका दो आपकी फर्स्ट पेपर क्वांटम यांत्रिकी एवं स्पेक्ट्रोस्कोपी। आओ और फर्स्ट हेडिंग डाल के छोड़ दो, आज कुछ भी नहीं लिखवाया जाएगा। इस जो पेपर है इसमें जो लिखवाना है वो सारा का सारा किसके अंदर लिखवाया जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में लिखवाया जाएगा। कंप्लीट मैं लिखवाऊंगा, सिस्टमेटिक वे से लिखवाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट लिखवाऊंगा। कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं भगने की जरूरत नहीं है, कहीं हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इंग्लिश मीडियम वाले, और हिंदी मीडियम वाले डालेंगे क्वांटम यांत्रिकी का उद्गम, कि जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स का उद्गम हुआ है और जो आपका ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स एक नया वर्ड सुनने के लिए मिला आज, ठीक है। तो ये क्यों आया, कैसे आया, इसको अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। लिखवाऊंगा कल, पहले ही बोल रहा हूं कुछ भी नहीं लिखवाऊंगा आज, सिर्फ हेडिंग डाल के छोड़ दो, कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ समझने वाली बात है। हाँ किसी बच्चे को इंटरेस्ट है तो वो किसी जो आपकी जो रफ वर्क है या फिर आप जहां मेमोरेबल चीजें रखते हैं वहां रख सकते हैं उन चीजों को,
ठीक है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिनको अपने जो नोटबुक होता है उसका लास्ट जो सीरा होता है वहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे भी आप राइट डाउन कर सकते हैं इसको। तो फर्स्ट हेडिंग क्या है, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स का उद्गम, ठीक है। आओ, हाँ जी, चलो, तो पहले मुझे एक बात बताओ कि आपको, तो भाई साहब आपको क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत ही क्यों पड़ी, क्यों क्वांटम मैकेनिक्स की आपको जरूरत ही क्यों पड़ी, कण भौतिकी की आपको आवश्यकता क्यों महसूस हुई, ठीक है, ये बात चीजें हैं। भाई एक बात बताओ, आपके घर में जब चाय बनाने के लिए चाय और चीनी दोनों है तो आपको दूसरी चीजें लाने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। मान लो कि चाय और चीनी दोनों से कोई बेटर से चाय बनाई जा सकती है तो उसकी आवश्यकता होती है, अच्छे से बन सकती है। उसी टाइप से तो देखो क्वांटम भौतिकी की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि आपके पास तो न्यूटन की जो फिजिक्स थी वो सफिशिएंट थी बिफोर द क्वांटम मैकेनिक्स, यानी क्वांटम मैकेनिक्स से पहले जो आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स चलता था वो सफिशिएंट था बिफोर द क्वांटम मैकेनिक्स। सारी जो डेली लाइफ की इवेंट थी उनको आपको डिस्क्राइब करने के लिए सफिशिएंट है न्यूटोनियन मैकेनिक्स। फॉर एग्जांपल सन है, वो जो सन के अराउंड जो प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, ठीक है, जैसे घरों में दादी माँ कहते थे पहले कि सूर्य ग्रहण अब होगा, चंद्र ग्रहण अब होगा, तो ये कोई चमत्कार नहीं था, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स का ही एक खेल था और इससे खेला जाता था और सारी चीजें बता दी जाती थी, ठीक है। तो चक्कर क्या थी कि जो जितने भी आपकी डेली लाइफ की इवेंट थी वो क्वांटम मैकेनिक्स से पहले आपको सारी की सारी क्या थी, आपकी न्यूटोनियन मैकेनिक्स से हल हो जाती थी। न्यूटोनियन मैकेनिक्स का मतलब होता है क्लासिकल मैकेनिक्स, एक वर्ड दोना। क्लासिकल मैकेनिक्स में आगे जाके दो मैकेनिक्स में डिवाइड करेंगे अपन, बताएंगे किस तरीके से। तो पहला वर्ड भाई साहब क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत है क्यों पड़ी, ठीक है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स से पहले से जो डेली इवेंट थी वो सारी की सारी क्या हो रही थी, आपकी वो जो सारी डेली लाइफ की इवेंट थी उनको क्या किया जा सकता, समझाया जा सकता था। डेली लाइफ की इवेंट जैसे मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। तो डेली लाइफ की इवेंट कहां तक समझाई जा सकती थी, पहले वो समझाई जा सकती थी मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब होता है जो बड़े पार्टिकल थे, यानी जिनकी साइज थोड़ी बड़ी थी, क्या थी, जिनकी साइज बड़ी थी, जिनकी साइज बड़ी थी, ठीक है, जिनका आकार बड़ा था, आकार बड़ा था, आकार अधिक था, ठीक है ना, थोड़ा वर्ड अधिक यूज ले, अधिक था, उन ऑब्जेक्ट के लिए, यानी जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट थे उनके लिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स सफिशिएंट था। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताता हूं आपको, कार का चलना, कार का चलना, गाड़ी चल रही है, ये आपका मैक्रो बड़ी, देखो कार क्या है, बड़ा साइज है ना और चल रहा है, इससे न्यूटोनियन मैकेनिक्स से आसानी से समझाया जा सकता है। देखो क्वांटम मैकेनिक्स एक अलग फिजिक्स है, ठीक है, उससे पहले आपका जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स चलता था उसी पे बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। पूरी बातें एकदम क्लियर देखें, लास्ट में इनका एक सारांश लिखवाऊंगा अच्छे से शानदार वे में, क्लियर हो जाएगा आपको, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में। पहले पर उसका कुछ पता तो होना चाहिए, क्योंकि याद करने से पहले उसकी चीजें पता होनी चाहिए अपने को, ठीक है ना। तो कार का चलना, मशीन, ठीक है, मशीन, उसके पार्ट्स, उसके साथ साथ देखो जो सन है उसके अराउंड, सन के अराउंड क्या होना चाहिए, जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना, इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्रेजेंट करते हैं, आपने पढ़ा होगा ना फर्स्ट ईयर के अंदर, केपलर्स लॉ इसी के ऊपर देता है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल के अंदर। कहां तक, मैक्रोस्कोपिक लेवल तक ये आती हैं और इसमें न्यूटोनियन मैकेनिक्स को क्या किया जा सकता है, कंप्लीट रूप से समझाया जा सकता है, ठीक है। उसके साथ अब आते हैं बात अपनी, फर्स्ट ऑफ मैक्रोस्कोपिक बड़े पार्टिकल की बात हो गई, सेकंड, ठीक है, आओ
माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स या एटॉमिक लेवल यहां की बात करें अपन। एटॉमिक मतलब आपने देखा होगा कि देखो माइक्रो का मतलब क्या होती है, आजकल नए मोबाइल आते हैं ना, उसमें बोलते हैं माइक्रो सिम डलती है। माइक्रो का मतलब पहले जो सिम डलती थी वो कौन सी थी, बड़ी सिम थी। आजकल जैसा ही वर्ड सिम के आगे लगा माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या हो गया, वो छोटी हो गई है। और छोटी होने का मतलब आपका जो पार्टिकल है वो इस ऑब्जेक्ट्स है वो इससे क्या होंगे, छोटे होंगे। और जब छोटे होंगे तब आपको कुछ ऐसे फिनोमिना थे, कुछ ऐसे टॉपिक्स थे, ऐसे कुछ फिनोमिना थे जिनको समझाने में जो आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स है यानी क्लासिकल मैकेनिक्स है वो मिजरेबल फेल हुआ। मिजरेबल का मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से फेल हुआ। वो बता ही नहीं पाया कि ये इवेंट्स कैसे हो रही हैं, ये इवेंट कैसे क्रिएट हो रही हैं, उनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था उसके पास। तब नहीं एक्सप्लेनेशन होने से, जब देखो कोई व्यक्ति है एक मतलब कोई काम कर रहा है और उसका काम आसानी से हो रहा है तो वो अपने हाथ पैर कहीं दूसरी जगह नहीं मारेगा, ठीक है ना। आप ही देख लो, आपके पास है पहले से ऑलरेडी, पता ही आपको, ठीक है ना। यदि ऑलरेडी है आपके पास तो आप दूसरी जगह हाथ पैर क्यों मारोगे, यदि आपके पास नहीं है तो आप हाथ पैर मारोगे, ठीक है ना। वही बात यहां हुई कि जो फिनोमिना थे वो इजीली समझाए जा रहे थे जब तक कोई भी ऐसा संभावना नहीं थी कि नई चीज की मतलब खोज की जाए या नई चीज का विकास किया जाए। तब क्या हुआ, जो मैक्रोस्कोपिक लेवल के जो ऑब्जेक्ट्स थे यानी एटॉमिक लेवल के जो ऑब्जेक्ट्स थे उनके लिए हमें एक जो फिनोमिना थे कुछ वो फेल हो गए। तो उन फिनोमिना में से कुछ ऐसे फिनोमिना थे, इनको अच्छे से लिखवाऊंगा भाई आगे। पहला ब्लैक बॉडी रेडिएशन यानी कृष्णिका विकिरण समझ में आ गया। पहला कौन था, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण। ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पहला ऐसा जो आपका फिनोमिना था वो फेल हो गया। न्यूटोनियन मैकेनिक्स से इसको नहीं समझाया जा सकता, यानी जो आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स है उससे इसको नहीं समझाया जा सकता। पहला। सेकंड था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी क्या, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। जो आपका दूसरा जो फिनोमिना था वो कौन सा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स नहीं समझा पाया, ठीक है ना। जो आपका न्यूटन बाबा का जो फिजिक्स था वो इसे एक्सप्लेन करने में फेल हो गया, यानी बताने में उसको दिक्कत आ रही थी, भयंकर दिक्कत आ रही थी, दिक्कत नहीं भयंकर। थर्ड ऑफ आपका जो था वो था कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट प्रभाव। तो इसको समझाने में भी क्या रहा, वो असफल रहा। चौथा जो आपका था वो कौन सा था, पेयर प्रोडक्शन यानी युग्म उत्पादन धन, ठीक है। जो आप बीएससी सेकेंड ईयर में मैथमेटिकल में पढ़ते थे ना, दिल्ली आवर्ती ऊर्जा थी, उससे जो आगे वाला टॉपिक था पेयर प्रोडक्शन वाला, उसके लिए इसको यहां अच्छे से समझे, ठीक है। बात क्लियर हुई कि जो आपका आज तक जो मैकेनिक्स पढ़ते आए थे, आज तक जो फिजिक्स पढ़ते आए थे, वो फिजिक्स इन टॉपिकों को समझाने की में क्या हुई, भयंकर रूप से फेल हो गई यानी असफल हो गई।
अब जब कोई असफल हो गई है तो इनको भी बताने वाला चाहिए ना। अब इनको बताने वाला कौन आया फिर? इनको बताने के लिए एक नई थ्योरी का विकास किया गया। किसका किया गया? एक नई थ्योरी का विकास किया गया और उसे ही क्या कहते हैं अपन? क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, बट पहले एक चीज देख लो। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स एक चीज देखना, यहां देखो नोट, आगे भी काम में आएगी आपके, याद रखने वाली चीज है नोट। कितने का नोट है? मात्र 10 का ही लिख देते हैं। ठीक है ना, लॉकडाउन चल रहा है, पैसे नहीं है। ठीक है, फर्स्ट याद रखना ऑब्जेक्ट की साइज है, ऑब्जेक्ट यानी कण की साइज है, यानी कण का आकार, कण का आकार साइज बहुत अधिक है, यानी बहुत बड़ा है, बहुत अधिक है, बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा है। और जो वेग है, जो स्पीड है, स्पीड है यानी वेग है कण ऑब्जेक्ट्स का, वो भी क्या है? कम है। ऑब्जेक्ट यानी आपका जो कण है वो आकार साइज में बहुत बड़ा है। ठीक है, स्पीड यानी उसका वेग यानी कम है, उसकी जो गति हो रही है वो कम हो रही है। तब जो आपका काम में आएगा वो आएगा न्यूटोनियन मैकेनिक्स। कौन सा काम में आएगा? न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मैकेनिक्स या जिसको आप बोलते हो क्लासिकल मैकेनिक्स। कंप्लीट। सेकंड, यदि आपका ऑब्जेक्ट, क्या? ऑब्जेक्ट यानी कण, कण का आकार, ठीक है, साइज में बहुत छोटा हो, ठीक है, और वेग क्या हो? वेग क्या हो उसका? कम हो, कम हो, तब जो आपका मैकेनिक्स काम में आएगा वो आएगा क्वांटम, क्वांटम मैकेनिक्स यानी कण भौतिकी। ठीक है, यानी जब ऑब्जेक्ट की साइज छोटी होगी उसका जो वेग होगा वो भी कम होगा, तब जो काम में आएगी वो कौन सी आएगी? आपकी क्वांटम मैकेनिक्स काम में आएगा। ठीक है भाई, इसको अलग से राइट डाउन कर लेना भाई, ठीक है ना, क्योंकि आगे जब जरूरत पड़ेगी क्यों आया, कैसे आया, सब याद है। और ये चीजें भी आप लिखोगे ना उसके अंदर तो नंबर नहीं कटेंगे आपके। ठीक है ना, यही चीजों को मैं मॉडिफाई करके थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से लिखवाऊंगा। ठीक है, तीसरी चीज देखो, आगे भी आपको कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा जो एमएससी करेंगे। ठीक है ना, उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट की साइज, ऑब्जेक्ट की साइज, ऑब्जेक्ट की साइज यानी आप कण का आकार क्या हो? छोटा हो, छोटा हो, छोटा हो, और वेग क्या हो यानी स्पीड क्या हो? ज्यादा हो, कंपेरेबल टू सी यानी प्रकाश के वेग के, यानी लाइट जो स्पीड है ऑब्जेक्ट्स की वो कंपेरेबल टू हो स्पीड ऑफ लाइट, यानी आप प्रकाश के वेग के क्या हो? बराबर हो। तो इस सिचुएशन में जो मैकेनिक्स काम में आएगी उसको बोलते हैं QFT। ठीक है, क्वांटम फील्ड थ्योरी। यहां तक आ गए? थोड़ा सा आगे जाओ, एमएससी के अंदर ये देखने के लिए मिलेगी। कहां? जब ऑब्जेक्ट की साइज छोटी होगी उसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होगा। यहां पे प्रकाश के वेग से बहुत कम है वेग, पर पार्टिकल की साइज क्या है, यानी ऑब्जेक्ट की साइज क्या है? छोटी है। यहां ऑब्जेक्ट का साइज भी बड़ा है, वेग भी कम है। ठीक है, एक और लिखवा देते हैं आपको। यदि ऑब्जेक्ट का जो साइज है, क्या है? ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो क्या हो आपकी? छोटी, सॉरी बड़ी हो, बड़ी हो, और वेग क्या हो?
कंपेरेबल टू सी हो, यानी प्रकाश के वेग के इक्वल हो, तब जो आप काम में लेते हो जो मैकेनिक्स, उसको बोलते हैं रिलेटिस्टिक मैकेनिक्स। रिलेटिस्टिक मैकेनिक्स को क्या बोलते हैं आप? जो आप एसटीआर काम में लेते हो ना, जो आइंस्टीन की है, आइंस्टीन जो पढ़ते हो, वो इस कंडीशन में पढ़ते हो। ऑब्जेक्ट की साइज भी क्या होगी? बड़ी होगी, और उसका वेग भी कंपेरेटिबल टू सी होगा, यानी उसके वेग के समान होगा। ठीक है, यानी जो आपके कण है उनके वेग भी क्या होगा? समान। ठीक है, घबराए नहीं। कुछ चीज ऐसे जो इंग्लिश वर्ड यूज ले रहा हूं मैं, हिंदी में आपको अच्छे से लिखवाए जाएंगे, आपको कहीं परेशान नहीं होने की जरूरत है। 8-7 दिन का डेमो है, आराम से लीजिए। कल आपको सिस्टमेटिक वे से लिखवा दिया जाएगा, आगे जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। एक बार 2-4 मिनट, एक मिनट के लिए आप पॉज करके इसको क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो इजीली। ठीक है, लिखो फटाफट। ध्यान रहे, एक एक पॉइंट को आप क्लियर तरीके से लिखते जाएं ताकि आपको अच्छा रहे। ठीक है, क्लियर कर दूं? पॉज कर लेना वीडियो को, ठीक है ना? ये लो, अच्छे से सारी चीजों को लिखते जाएं, राइट डाउन करते जाएं, सब आपके लिए ही ठीक है। अब देखो, धीरे धीरे घटनाएं घटित होती चली गई, नई नई चीजें आने लगी, नई नई चीजों के बारे में बताने लगे, तो क्या हुआ? हमें एक नई थ्योरी की आवश्यकता हुई, तो उसी को तो हमने क्या कहा? क्वांटम मैकेनिक्स। क्या कहा? क्वांटम मैकेनिक्स कहा। ठीक है, अब देखो, जब लगभग ये कब की बात है? 1900 की बात है। ठीक है, 1900 से पहले सारी की सारी जो दैनिक जीवन में घटनाएं थी वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स से समझाई जाती थी। 1900 के अंदर एक साइंटिस्ट आए, मैक्स प्लांक। कौन साइंटिस्ट आए? मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक। और मैक्स प्लांक भाई साहब ऐसे आए कि उन्होंने एक नया ही कंसेप्ट दे दिया, उन्होंने एक नए थ्योरी का विकास किया, उन्होंने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। उस कंसेप्ट को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का, क्वांटाइजेशन एनर्जी, ऊर्जा का पूर्ण गुणज सिद्धांत। क्या दिया उसने? क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का पूर्ण गुणज का सिद्धांत दिया उसने। जो आपने अभी तक न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ा, उसके अंदर जो एनर्जी होती थी वो आपने क्या पढ़ा कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। ठीक है, और वो क्या होती है? कंटिन्यूस होती है, कहीं से टूटी हुई नहीं रहती है। पर जब क्वांटम मैकेनिक्स का विचार हुआ और मैक्स प्लांक भाई साहब आए, इन्होंने कहा कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का सिद्धांत होता है भाई। यहां पे क्वांटाइजेशन इनसे पूछा गया कि किस टाइप का होता है भाई साहब, तो इन्होंने कहा इस टाइप से होता है क्वांटाइजेशन कि जैसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, यह आपकी जो एनर्जी होंगी। ये इस भाई साहब ने बोला, मैंने नहीं बोला। किसने बोला? मैक्स प्लांक भाई साहब ने बोला कि एनर्जी इस तरीके से होंगी। तो बोला भाई साहब इसका क्या आधार है? तो बोला आधार तो बाद में बताएंगे, पहले है ना ये पूर्ण गुणज में होंगी और उसका न्यूनतम राशि के पूर्ण गुणज में होंगी। जैसे 1 है ना, तो इसको क्या है? 2 × 1 लिख सकते हैं, इंटू 3 × 1 लिख सकते हैं, 4 × 1 लिख सकते हैं। तो ये किसका गुणज है? सारा 1 का। तो वह न्यूनतम जो राशि होगी ना, जो न्यूनतम राशि होगी, उस राशि को क्या बोलेंगे अपन? क्वांटा। क्वांटा वह न्यूनतम राशि, वह न्यूनतम मान होता है जिसके पूर्ण गुणज के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। यानी न्यूनतम क्वांटा क्या होता है? लोएस्ट यूनिट होती है किसी भी एनर्जी को
एक्सप्लेन करने के लिए, यानी उसको मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन एक्सप्लेन करने के लिए, क्वांटा। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई साहब तूने बता तो दिया, पर ये बताओ कि जो क्वांटम है उसमें एनर्जी किस तरीके से दी जाएगी। तो उसने बोला कि जो आपकी जो एनर्जी है यानी जो ऊर्जा है, वो जो क्वांटम में आप दोगे वो दोगे इस तरीके से, E बराबर NH/ν। तो पूछा भाई साहब ये बताओ n, तो n तो उन्होंने बोला कोई भी एनी इंटीजर, ठीक है। बोला h, बोला भाई साहब h प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट है। क्या है? प्लांक कांस्टेंट है। आ जाओ साइड में, एक चीज और बता देते हैं आज, याद रहे आपकी फिजिक्स में 3 चीजों का चमत्कार होता है, ठीक है ना, जिसको बोलते हो आप भगवान की कृपा है, यानी चमत्कार है। चमत्कार क्या है कि एक तो c प्रकाश का वेग, दूसरा आपका h कट बोलो चाहे h बोलो, प्लांक कांस्टेंट, और तीसरा आप जानते हो g, जो पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इन सारों को फिजिक्स के अंदर यूनिवर्सल कांस्टेंट माना जाता है, सार्वत्रिक नियतांक माना जाता है। ये फिक्स है अपनी जगह, ऐसे के ऐसे रहेंगे ये सारे के सारे। इसलिए सारी की सारी फिजिक्स का चमत्कार कौन सा है? यही है। तो आपका जो फिजिक्स का चमत्कार है वो इन तीनों की वजह से। तो उन्होंने कहा ये h क्या है? एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो बोलो भाई साहब ये न्यू क्या है? बोलो भाई साहब न्यू है ना आपकी, वो न्यू है रेड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, यानी विकिरण की आवृत्ति। आया क्लियर समझ में? तो आपका जो क्वांटाइजेशन है वो वर्ड क्या है? तो देखो मैक्स प्लांक ने बताया एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ एनी मैटर, वो क्या होगा? आपका क्वांटाइजेशन होगा, क्वांटाइज होगा वो, कि किसी भी मैटर पे जब आप रेडिएशन डालोगे तो उसपे जो एब्जॉर्प्शन होगा यानी उसका अवशोषण होगा या उससे उत्सर्जित होगा, इमिट होगा, वो पूर्ण गुणज के रूप में होगा। मान लो कि 5h न्यू उसने एब्जॉर्ब किया तो वो 4h न्यू इमिट कर रहा है। ऐसे नहीं है कि 1.5, ऐसे नहीं करेगा भाई। देखो ऐसे वो इमिट नहीं करेगा। 1.74h न्यू उसने इमिट कर दी या 1.69h न्यू उसने एब्जॉर्ब कर ली। ये दोनों मैक्स प्लांक ने नहीं बताया, ये पूर्ण नहीं होते, ये क्वांटाइजेशन को फॉलो नहीं करते। तो एक समझ में आ गया एनर्जी किस तरीके से एब्जॉर्ब या इमिट होगी। E बराबर h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू। तो भाई साहब देखो कुछ एनर्जी में फर्क आया क्या? h न्यू के डायरेक्ट बाद ये कूद रही है 2h न्यू पे। इसका मतलब आप h न्यू और 2h न्यू के बीच में कुछ क्या आ रहा है? गैप आ रहा है, यानी कुछ वैल्यू गायब होती चली जा रही है। इसका मतलब जो ऊर्जा है वो कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस नहीं होने से इस एनर्जी को क्या बोला जाता है? डिस्क्रीट एनर्जी। क्या बोला जाता है? डिस्क्रीट एनर्जी। आ गया समझे? तो इसीलिए कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है? सतत ना होकर विविक्त होती है। इसी को बोलते हैं विविक्त ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको? विविक्त ऊर्जा। EH न्यू, 2H न्यू, 3H न्यू। तो कुछ वैल्यू गायब हो रही है, इसका मतलब एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे क्या जा रही है? जंप कर रहे हैं। जंप करने का मतलब क्या है? वैल्यू यहां पे डिस्क्रीट एनर्जी है। क्या है? डिस्क्रीट एनर्जी। यहां से डिस्क्रीट एनर्जी का कंसेप्ट आता है। कुछ दिक्कत, कोई बात तो देख लो, वापस से उतार लो। सारी की सारी चीजें काम में आने वाली चीजें हैं, कहीं ना कहीं आपको जरूर काम में। ठीक है, यहां तक का आज का जो वीडियो था वो ये यहीं तक है। आगे इसी समय
आपको 1905 में, कहा 1905 में आपके अच्छे वाले यानी आपके दुश्मन या फिर किसी के अपने प्रिय, दोनों वर्ड होते हैं भाई। कुछ ऐसे हैं जो बीएससी को पास करना चाहते हैं, कहां तक सगाई के लिए, भाई सर शादी हो जाए, ठीक है, कैसे जैसे करके कहीं ना कहीं बीएससी कर रहा है छोरा तो ठीक है, यहां तक बीएससी कर रहे हैं, उनके लिए ये दुश्मन भी हो सकता है। और कुछ अच्छे बच्चे होते हैं इनके इंटरेस्टेड भी, सभी बच्चे अच्छे होते हैं, पर उनके सोच के लिए जो बच्चे होते हैं, जो उनकी सोच होती है वो जो होती है वो उन पे डिपेंड करती है। तो 1905 में आपका एक नया बाबा आ चुका था जिसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। क्या था? अल्बर्ट आइंस्टाइन। जिस पे आप चल रहे हो, सारी इवेंट्स हो रही हैं, उसी को बोलते हैं E बराबर mc²। ठीक है, वो 1905 में आए और उन्होंने नया, और एक चीज और इंटरेस्टिंग बात है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने यहां तक कि फिजिक्स में ही अपना करिश्मा नहीं दिखाया। वो क्या कर रहे थे, जब टेंसर को सोल्व कर रहे थे तब उनमें क्या दिक्कत आ रही थी, उनको बार बार बड़ी बड़ी वैल्यू को लिखने में दिक्कत आ रही थी। तब बड़े बड़े जो मैथमेटिशियन थे उनके भी सामने यही प्रॉब्लम थी। तब आइंस्टीन, जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे, उन्होंने समेशन रूल दिया था। बीएससी सेकेंड ईयर में आपने समेशन रूल पढ़ा था ना, समेशन नियम, वो समेशन नियम भी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, तो आइंस्टीन ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में ही चमत्कार किए थे, वो सारी चीजों में चमत्कार किए थे। तो यहां तक आज आपका इंट्रोडक्शन वीडियो था। आगे अपन आइंस्टीन पे बात करेंगे, आइंस्टीन पे बात बाद में करेंगे, पहले इनको सारा आपको लिखवाया जाएगा। ठीक है, कल आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताई जाएंगी, किस तरीके से फोटोन। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना एक नया कंसेप्ट दिया था, यानी इंट्रोड्यूस किया था फोटोन कंसेप्ट, कि जो फोटोन होते हैं वो इटसेल्फ किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसके अंदर सारी चीजों के अंदर। ठीक है, यहां तक जो भी बच्चा, इसको यहां तक मैंने जो हेडिंग डलवाई थी, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स यानी क्वांटम भौतिकी का विकास, वो आपको डाल के छोड़नी है। यहां तक लिख लेना, ये सारी चीजें वीडियो को रिमाइंड करके याद रखना। ये चीजें याद है तो वो थ्योरी कहीं भी रटने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ एक क्या हो गई, कहानी हो गई। ठीक है ना, सुना होगा ना कहानी, कहते हैं ना, कई बार तुम भी मार ही देते हो, कहते हैं ना वो कि इत्र सी खुशबू थी तेरी यादों में। क्या थी? इत्र सी खुशबू थी तेरी यादों में, भला कौन मुस्कुराता है तेरे शहर के नाम से। तो ये चीजें जो आप पे बताई गई थी, जैसे आप जयपुर के नाम से मुस्कुराते हो ना, तो आपको अभी वहां जाना पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए आप किसी भी वे में, किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, अपना जहां से मिल रहा है वो स्टडी मटेरियल, हो सकता है कहीं आप कंफर्टेबल नहीं हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जैसी फीस रखी गई है ना, फीस स्ट्रक्चर, वो कोई भी बड़ी बात नहीं है। एक दुकान पे जाके आप कहीं भी आपके 100, 150, 200 रुपए आपके खर्च हो जाते हैं, उसमें आपको डेली लाइव क्लासेज मिलेंगी। इसके लिए आपको बता दिया 28 तारीख तक डेमो क्लासेज हैं, उसके बाद आपको करवा दिया जाए। यहां तक नोट कर लेना, ठीक है। और जैसा भी लगाओ, कैसा भी, जरूर बताना। पुराने वाले स्टूडेंट पिछले साल से कुछ अलग है या नहीं है, वो भी आपको यहां बताना है। ठीक है, लाइक का मैं नहीं करा, लाइक आपको अच्छा लगे तो कर देना, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, डिसलाइक तो मत करना यार, ठीक है, करो तो आपकी इच्छा है, तो आपको अच्छा नहीं लगे तो। ठीक है, तो फिर से लाइक, कमेंट और शेयर। धन्यवाद।